नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी साहित्य के व्याख्या सहित प्रश्नों की जो हमारी सीरीज चली हुई है, जिसमें हम विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम प्रश्नों को करते हैं। जितने भी पिछले सालों में प्रश्न आए हुए हैं उनको भी, और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। DSSB की तैयारी तो हम DSSB के पाठ्यक्रम के अनुसार कर ही रही है। साथ ही जो है जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य प्रश्न पूछे जाएंगे, TGT BGT परीक्षा हो या NTA NET की परीक्षा हो, सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आप होली का त्यौहार जो है बहुत ही अच्छे से बना लिया होगा। अब निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। तो एक भी दिन आपको जो है अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ढील नहीं रखनी है। हर रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है पढ़ते हुए अपनी तैयारी को आगे तक लेकर जाना है, ताकि आप जो है परीक्षा में जब बैठो तो आपको लगे कि ये प्रश्न भी हमारा पढ़ा हुआ है, ये प्रश्न भी हमारा पढ़ा हुआ है। इसी उद्देश्य के साथ हम निरंतर अभ्यास के साथ जो है अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न संख्या 521, क्योंकि 520 तक हम जो है विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्नों को हम कर चुके हैं। देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य या कह सकते हैं, या ब्रज का कृष्ण संप्रदाय भी कह सकते हैं। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 का अध्यायों में विभाजित किया है, और जो है कहीं कहीं आपको किसी पुस्तक में 12 भी देखने को मिलेंगे, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो 11 अध्याय को तो इन्होंने अब हिंदी साहित्य के इतिहास के काल का विभाजन किया है, लेकिन 12वें जो अध्याय का उन्होंने निर्देश दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 11 अध्यायों में इन्होंने विभाजित किया है हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्यों को। जॉर्ज ग्रियर्सन ग्रंथ का नाम आप सभी को पता है, क्योंकि हम बार बार रिवाइज कर चुके हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, प्रकाशन वर्ष 1888, भाषा रही इसकी अंग्रेजी। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था, ये आपको पता ही है। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। कई बार ये पूछ लिया जाता है किस पत्रिका के विशेषांक के रूप में इस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो पत्रिका है उसके विशेषांक के रूप में इस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया। उसके बाद बात करें आगे, कवियों व लेखकों का विभाजन काल क्रमानुसार किया गया। इसमें कवियों और लेखकों का जो विभाजन किया गया वो काल क्रमानुसार किया गया। उससे पहले जो हिंदी साहित्य लेखन का जब लिखा गया था, तो जैसे कि इस जॉर्ज ग्रियर्सन से पहले जो है शिव सिंह सेंगर और गारसा दातासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा था, तो उसमें किस पद्धति को अपनाया था? वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन किया, हिंदी साहित्य इतिहास को बांटा था। लेकिन इन्होंने जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन जो इनका काल क्रमानुसार किया है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षा में, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का काल क्रमानुसार सबसे पहले प्रयास किन्होंने किया, तो वो रहे जॉर्ज ग्रियर्सन। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया, इसमें केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया, और 952 कवियों व लेखकों का इसमें वर्णन मिलता है। प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, और भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया। जो है भक्ति काल जो काल था उसको स्वर्ण युग कहा गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या नाम दिया? स्वर्ण युग। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि
कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम देने वाले विद्वान कौन रहे? भक्ति काल को स्वर्ण काल किन्होंने कहा? तो स्वर्ण काल कहा श्याम सुंदर दास ने और स्वर्ण युग कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इनमें से किसी एक को ही पूछा जाता है, दोनों ऑप्शन में नहीं दिए जाते। अगर दोनों ऑप्शन में दे दिए जाए तो स्वर्ण युग अगर आ जाए तो भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम देने वाले रहे जॉर्ज ग्रियर्सन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यह ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त किया गया और 12वें अध्याय में काल विभाजन का निर्देश दिया गया। उसके बाद बात कर लेते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है वो कितने अध्यायों में किया, कौन कौन से अध्याय रहे। कई बार अगर नाम भी पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा अध्याय जो है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन में शामिल नहीं है। इस प्रकार आजकल जो है नए पैटर्न के आधार पर प्रश्नों को पूछा जाने लगा है, नहीं से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें सभी तथ्यों को, एक एक तथ्यों को बिल्कुल ध्यान से बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। तो देख लेते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। सबसे पहले चारण काल, इन्होंने जो है चारण काल नाम दिया आदिकाल को, ये आपको पता ही है। और चारण काल और संधि काल नाम देने वाले विद्वान कौन रहे? रामकुमार वर्मा। उसके बाद बात करें आगे, फिर दूसरे अध्याय में इन्होंने 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण नाम दिया। जयसी और उनकी कविता अध्याय 3। फिर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, कृष्ण काव्य भी कह सकते हैं, संप्रदाय भी कह सकते हैं। उसके बाद मुगल दरबार, तुलसीराम दास, फिर रीतिकाल, फिर तुलसी के अन्य प्रवृत्ति कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विविध अज्ञात कवि। उसके बाद बात करें, ये थे हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा दिए गए 11 अध्याय। इनको बार बार आप रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 522, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? कई बार हम पढ़ चुके हैं। कलम का सिपाही के लेखक जो है अमृत राय जी माने जाते हैं। और अमृत राय ने जो कलम का सिपाही है उसमें मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी को दर्शाया है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित अन्य तथ्य। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। अमृत लाल नागर और अमृत राय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक लेखक रहे हैं अमृत लाल नागर और एक है अमृत राय, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं है होना है। अमृत लाल नागर ने मानस का हंस लिखा था, मानस का हंस, और खंजन नैन जो कि तुलसीदास और सूरदास की जीवनी पर आधारित ये 2 रचनाएं रही है। लेकिन अमृत राय द्वारा जो है प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित जीवनी लिखी गई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कलम का सिपाही को मूल रूप से प्रकाशित 1962 ईस्वी में किया गया था। प्रकाशित होते ही ये पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया था और कलम के सिपाही में पुस्तक हिंदी भाषा में लिखा गया। अमृत राय ने ये पुस्तक इतनी अच्छी लिखी थी कि 1963 ईस्वी में कलम का सिपाही, इस पुस्तक के लिए इन्होंने कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर ये पूछ लिया जाए तो अमृत राय द्वारा जो उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है कलम का सिपाही। कब? 1963 ईस्वी में। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 523, जन्म अवधि हम रूप निहारल नैन न तिरुपति भैल। जो ये पंक्ति है, ये इन काव्य किस इस पंक्ति के रचयिता कौन रहे हैं? काव्य पंक्तियों के रचयिता पूछा गया है। तो जन्म अवधि हम रूप निहारल जो ये पंक्ति है, ये है विद्यापति जी की। देख लेते हैं विद्यापति जी की जो अन्य रचनाएं हैं कौन कौन सी है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। मुख्य रचनाएं विद्यापति की कीर्तिलता, मणिमंजरा, ये नई रचना देखने को मिली होगी आपको। तो अगर पूछ भी लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है मणिमंजरा नाटिका। फिर है गंगा वाक्यावली, भूप परिक्रमा आदि जो इनकी रचना रही है। विद्यापति की जो प्रमुख रचनाएं है वो है इनकी प्रसिद्धि का आधार पदावली,
कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट भाषा में लिखी गई रचना है। संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा में लिखी। इन्होंने विद्यापति ने रचना 3 भाषाओं में लिखी। कौन कौन सी? संस्कृत, अवहट और और मैथिली। पदावली जो है इनकी मैथिली भाषा की रचना है। अवहट भाषा की कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो रचना है वो अवहट भाषा की रही है। उसके बाद बात करें आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है 524, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यह कथन किस विद्वान का है? तो सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए वह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित हुए हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर किसी कीर्ति का मूल्यांकन करते हैं। यानी कि एक बहुत ही जो प्रसिद्ध आलोचक के रूप में हुए हैं रामविलास शर्मा जी। जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया हुआ है, तो इसी प्रकार से रामविलास शर्मा जी भी कहीं कम नहीं रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो अगर बात करें तो आलोचकों में रामविलास शर्मा जी गिने जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे। साहित्य आलोचना की 3 पुस्तक कौन सी रही है रामविलास शर्मा जी की? एक प्रगति और परंपरा, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। प्रगति और परंपरा किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा जी की 1949 ईस्वी की रचना है। संस्कृति और साहित्य 1949 ईस्वी की रचना है। साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन जो है 1968 की रचना है। अगर इनको जो है क्रम अनुसार लगाने को भी दे दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 525। एक सेकंड भाई। 525 में देख लेते हैं। औचित्य रसिदस्य चित्रम काव्य से जीवितम, यह पंक्ति किस आचार्य की है? तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये आप सभी को पता है, क्षेमेंद्र जी है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक। उन्होंने यह उक्ति कही है कि औचित्य रसिदस्य चित्रम काव्य से जीवितम। इसके बाद देख लेते हैं और अन्य तथ्य इससे संबंधित। आचार्य क्षेमेंद्र काशी के निवासी थे। अगर ये पूछ लिया जाए कहाँ के निवासी थे, तो काशी के निवासी थे। और इन्होंने जो है 11वीं सदी में औचित्य संप्रदाय की स्थापना की। किस सदी में? 11वीं सदी में। क्षेमेंद्र ने अपनी कीर्ति अपनी औचित्य विचार चर्चा में रसिदस्य काव्य का जीवत या आत्मभूत औचित्य तत्व को घोषित कर एक नए सिद्धांत की स्थापना की है। औचित्यवाद के नाम से यह प्रसिद्ध हुई है। और अन्य जो हम देख लेते हैं आचार्यों के, आचार्य आनंदवर्धन काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। और मम्मट की बात करें तो मम्मट जो है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकारिति पुनः कवापी, जो ये पंक्ति कही गई है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। मम्मट से संबंधित जो ये पंक्ति है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकारिति पुनः कवापी, जो ये पंक्ति है कई बार परीक्षाओं में आई हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसकी है, ये मम्मट की। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 526। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान है। कविता को सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान किन्होंने माना है? किस पाश्चात्य आलोचक का ये मत है? ये भाई थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलरिज का जन्म जो है 1772 ईस्वी में हुआ था शायद, आई होप। तो आप एक बार चेक कर सकते हो। पाश्चात्य विद्वान रहे हैं कई बार जन्म, जितने ये प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान रहे हैं इनके जन्म का जो है सन भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ने जो कोलरिज का जन्म
कब हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी आप चेक करके एक बार फिर से बता सकते हो। बढ़ते हैं आगे। 527 प्रश्न संख्या। प्रज्ञा नव वनोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, जो ये पंक्ति है ये किस विद्वान की है, किसने कहा? तो श्री भट्टोत जी की ये पंक्ति है। इम्पोर्टेंट जितनी भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ है पाश्चात्य से संबंधित हो या भारतीय से संबंधित, या किन्होंने काव्य को क्या कहा है, तो हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हर एक पंक्ति को बार बार रिवाइज करते हुए करेंगे, ताकि जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित वे हम बार बार रिवाइज करते हुए हमारी परीक्षा तक अच्छे से तैयारी हो जाए। तो देख लेते हैं भाई आगे। प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, जो ये पंक्ति है ये किस विद्वान की है? ये आप लोगों ने देख ही लिया, भट्टोत जी की है। अर्थात प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। इसका ये आशय है। प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य की रचना में समर्थ बनाती है। उसके बाद काव्य हेतु में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। काव्य हेतु कितने काव्य हेतु माने गए हैं? 3 काव्य हेतु माने गए हैं। एक पर हमारी होती है प्रतिभा, और एक होती है अभ्यास, और एक होती है व्युत्पत्ति। जब हम काव्य हेतु को पढ़ेंगे समझेंगे तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत उनके संबंध में प्रतिभा में क्या होता है, जो है अभ्यास किस प्रकार से होती है, और व्युत्पत्ति में जो है क्या किस प्रकार होता है, तो उनको हम बिल्कुल डिटेल से चर्चा करते हुए प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम समझ लेंगे। देख लेते हैं आगे प्रतिभा के। लेकिन कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कितने काव्य हेतु माने जाते हैं, तो 3 काव्य हेतु माने जाते हैं। ये आपको समझ लेना है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास 3 काव्य हेतु माने गए हमारे। तो देख लेते हैं प्रतिभा के महत्व के बारे में भट्टोत जी क्या कहते हैं। तो फिर यही पंक्ति आ गई, प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? भट्टोत जी की। अर्थात प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 528। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे? सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो आप सभी को पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालमुकुंद गुप्त। इनमें से कौन है ये पूछा हुआ है। जो इनमें से जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक, जिन्होंने जो है 1903 से लेकर के 1920 तक जो है सरस्वती पत्रिका का संपादक भार संभाला है। और जो अगर ये पूछ लिया जाए सबसे पहले सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने, तो कब निकाली गई सरस्वती पत्रिका, तो 1900 ईस्वी में निकाली गई। सबसे पहले चिंतामणि घोष जी, चिंतामणि घोष इसके संपादक थे। उसके बाद 1901 में जो है श्याम सुंदर दास जी ने इसका भार संभाला। फिर उसके बाद जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भार संभाला। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा हुआ है। तो आप सभी को पता है प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हरिओत खड़ी बोली के प्रथम महाकवि भी माने गए हैं। उसके बाद कृष्ण काव्य की परंपरा में होते हुए भी उसे भिन्न है। प्रिय प्रवास एक विरह काव्य है। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है 530, प्रश्न संख्या 530 देख लेते हैं। भाषा के लक्षक व व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। तो ये जो इन्हीं शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द जो है किस कवि के लिए प्रयोग किया गया है कि भाषा के लक्षण व व्यंजक बल की
सीमा कहाँ तक है, तो इसकी परख ही नहीं को थी। ये जो इनी है ये किस रचनाकार के संबंध में आचार्य शुक्ल ने कहा है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा घनानंद। घनानंद जी के संबंध में इनी शब्द इन पंक्तियों में शुक्ल ने बताया है। तो देख लेते हैं घनानंद जी के संबंध में और अन्य तथ्य जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। घनानंद का जन्म जो 1673 ईस्वी में हुआ, 1760 में इनकी मृत्यु हो गई। माना जाता है कि नादिर शाह के आक्रमण से ही जो है नादिर शाह के सैनिकों ने इनको मृत्यु कर दी थी जब वे जो है वृंदावन चले गए थे। वहाँ पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और तभी जो है उनके सैनिकों ने घनानंद जी की मृत्यु कर दी थी कि उन घनानंद जी से वे किसी ने बता दिया था कि घनानंद जी जो है बहुत बड़े राजा के दरबार में एक कवि के रूप में रहते थे। इनके पास बहुत ज़्यादा धन है और तब जा कर के जब वे उनसे धन मांग रहे थे तो घनानंद जी उन्हें धन न दे पाए और इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये एक घनानंद जी के संबंध में जो है बताया गया है। देख लेते हैं रीतिकाल की 3 मुख्य धाराओं में रीतिबद्ध, रीतिशीत और रीतिमुक्त के अंतिम काव्यधारा के कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं घनानंद जी। 3 मुख्य धाराएं हैं रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीतिशीत और रीतिमुक्त। और घनानंद जी किस धारा के कवि है? अंतिम काव्यधारा के, जो कि रीतिमुक्त काव्यधारा है। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इन्हें सुजान नाम की नर्तकी से प्रेम था जिसके कारण इन्हें बाद में राज दरबार से निकाल दिया गया। घनानंद प्रेम की पीड़ा के कवि माने जाते हैं। प्रेम की पीड़ा के कवि या प्रेम के पीर भी कहा जाता है। तो अगर रीतिकाल में पूछ लिया जाए तो प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं? वो है घनानंद जी। अगर सूफी कवियों में पूछ लिया जाए तो जयसी, ये आपको ध्यान रखना है। सूफी कवियों में पूछ लिया जाए तो जयसी जी और रीतिकाल में पूछ लिया जाए तो घनानंद जी। उसके बाद देख लेते हैं वियोग वर्णन। उनका मन अधिक रमा हुआ था। वियोग में जो है उनका मन अधिक रमा हुआ था। वियोग वर्णन में इसकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना सुजान हित है। सुजान हित इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय जो है रचना रही है। इनमें 507 पद है। इनमें सुजान के प्रेम रूप विरह आदि का वर्णन दिखाया गया है। छंद विधान की दृष्टि से घनानंद ने कवित्त और सवैये ही अधिक लिखे हैं। उन्होंने जो है दोहे और चौपाइयाँ भी लिखी हैं। रस की दृष्टि से घनानंद काव्य मुख्यतः श्रृंगार रस प्रधान रहा है। इनमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता रही है क्योंकि वह जिस नर्तकी से वे प्रेम करते थे उस नर्तकी ने जो है जब घनानंद को निकाल दिया गया राज दरबार से तो घनानंद ने उसे साथ चलने को लिए कहा था तो उन्होंने मना कर दिया। तो इसलिए जो है उन्होंने ये लगा कि मुझे प्रेम में धोखा मिला है। तो इस प्रकार से जो है विरह से संबंधित उन्होंने अधिक रचनाएं की बाद में। तो घनानंद जी की अन्य काव्य कीर्तियाँ जो रही है वो है सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला और कोकसार। इश्कलता जो है घनानंद जी की है, लेकिन एक रचना है इश्कनामा। ये आपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है ये किस कवि की, रीतिकाल के किस कवि की रचना है, क्योंकि दोनों रचनाएं इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। रीतिमुक्त रीति स्वच्छंद काव्य की रचनाएं विशेषतः जो है उनकी जो रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्य की विशेषताएं, रीति स्वच्छंद काव्य भी कह सकते हैं रीतिमुक्त काव्य धारा को। तो इनकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से रीतिमुक्त
की विशेषता कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो देख लेते हैं। रीति स्वच्छंदता पाई जाती है, सहानुभूति प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है, इसमें विरह का आदित्य भी दिखाया गया है, कला पक्ष के स्थान पर भाव पक्ष पर अधिक जोर दिया गया है, पृथक काव्यदर्श प्राचीन काव्य परंपरा का त्याग किया गया है, सहज स्वभाव अनुभूति व प्रभाव भी अभिव्यक्ति हुई है, सरल मनोहरी बिंब योजना व सटीक प्रतीक विधान भी इसमें दिखाया गया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 531। 531 में हम देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक सती प्रताप किसने पूरा किया। तो भारतेंदु जी का अधूरा नाटक है सती प्रताप। सती प्रताप किसने पूरा किया? ये किया राधा कृष्ण दास जी ने, जो कि भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे, यानी फूफा के बेटे थे। देख लेते हैं भारतेंदु जी की कुल अनुदित व मौलिक कुल कितने नाटकों की रचना की। भारतेंदु ने कुल 17 नाटकों की रचना की, जिसमें कि हम देख लेते हैं उनके नाट्य विधा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में नाट्य विधा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु जी। हम मौलिक नाटकों को देख लेते हैं। भारतेंदु जी के मौलिक नाटक कौन कौन से रहे हैं? तो विस्मय विस्मोधम 1876 में, जो कि एक भाण रचना है। भाण क्या होती है? जिसमें केवल एक ही पात्र होता है, उस रचना को हम भाण रचना कहते हैं। प्रेम जोगनी 1875, 4 अंकों की ये नाटिका है। फिर है चंद्रावली 1876, ये नाटिका है। भारत दुर्दशा 1880 में नाट्य रूपक है। नील देवी 1881 में गीति रूपक है। फिर है अंधेर नगरी 1881 में एक प्रहसन है। सती प्रताप यह एक अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया, और 1883 ईस्वी में पौराणिक नाटक है ये एक। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 532। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। तो इनमें असत्य कथन हम देख लेते हैं। सभी ऑप्शन हमको एक बार से पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं, समझते हैं कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। देख लेते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। बिल्कुल सही कथन है भाई। किशोरीलाल गोस्वामी जी हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा कथन देख लेते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी कृत सर्वज्ञ येसु कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 में वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ये भी किशोरीलाल जी द्वारा जो है कृत, उनकी वेश्या जीवन पर आधारित जो उपन्यास वो रहा है, वो हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ये कथन भी बिल्कुल सही दिया गया है इसमें। गोपाल राय के अनुसार बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माने गए हैं। वैसे तो हमने पढ़ा ही है कि किशोरीलाल गोस्वामी जी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना गया है, लेकिन जो है बालकृष्ण यहाँ पर दिया गया है गोपाल राय जी के अनुसार। गोपाल राय जी ने जो है बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। अगर किसी विद्वान के अनुसार पूछ लिया जाए तो किसी को विद्वानों के अनुसार जो है चीज़ें अलग अलग मानी गई है। हर एक विद्वान ने अपना अपना मत दिया है। जैसे कि किसी ने हिंदी का पहला उपन्यास भाग्यवती को माना, तो किसी ने रानी केतकी की कहानी को माना, किसी ने परीक्षा गुरु को माना, तो किसी ने जो है पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को माना। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने मतों के अनुसार दिए गए हैं। तो इसमें ऐतिहासिक उपन्यासकार मानने वाले जो विद्वान रहे हैं गोपाल राय जी द्वारा, वो रहे हैं बालकृष्ण भट्ट। ये कथन बिल्कुल सही है। ये 3 कथन हमारे सही हो गए। चौथा कथन और देख लेते हैं। गोपाल राय गहमरी को हिंदी में तिलिस्मी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये देख लेते हैं भाई। ये चौथा जो हमारा कथन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि गोपाल राम गहमरी जो है एक जासूसी उपन्यासकार रहे हैं, ना कि तिलिस्मी व अय्यारी संबंधी उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। उन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे हैं, और जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? गोपाल राम गहमरी।
और तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों के जो प्रवर्तक हैं वे कौन माने गए हैं? वे माने गए हैं देवकीनंदन खत्री जी, जिन्होंने चंद्रकांता जो उपन्यास लिखा उनका प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 533। ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी किसने माना? ढोला मारूरा दोहा जो रचना है वो 11वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है, जो कि कल्लोल कवि ने लिखी और बाद में उसका कुछ भाग जोड़ करके पूरा किया, जो वो कुशल लाभ ने किया। कुशल लाभ हुए एक रचनाकार। आदिकाल में हमने ढोला मारूरा दोहा के संबंध में पढ़ा ही था। तो कल्लोल कवि द्वारा रचित 11वीं शताब्दी की ये रचना जो कि दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी जो जिन्होंने माना वे विद्वान कौन रहे, ये पूछा हुआ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। ये आपको ध्यान रखना है। नया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं ढोला मारूरा दोहा से संबंधित तथ्य। एक सेकंड। ढोला मारूरा दोहा भी कह सकते हैं, दोहा भी कह सकते हैं। तो ढोला मारूरा दोहा जो है 11वीं-12वीं शताब्दी की एक लोक भाषा काव्य है, जिसकी रचना मूल रूप से दोहों में की गई। इसके मूल लेखक कवि कल्लोल माने गए हैं। और उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 534। यौवन के द्वार पर निबंध किसका है? यौवन के द्वार पर निबंध जो है डॉक्टर नगेंद्र जी का है। डॉक्टर नगेंद्र जी की और अन्य रचनाएं हम देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं विचार और विवेचना 1944 की रचना है इनकी। विचार और अनुभूति जो है कई बार पूछी गई है, वेरी इम्पोर्टेंट रचना है। और 1949 की है। विचार और विश्लेषण 1955 का। अरस्तु का काव्य शास्त्र वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इनकी रचना रही है। तो अरस्तु का काव्य शास्त्र जो है 1957 की रचना है डॉक्टर नगेंद्र जी की। फिर है अनुसंधान और आलोचना 1961 की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। रस सिद्धांत 1964। आलोचक की आस्था जो है 1966। रस सिद्धांत इनकी प्रसिद्ध रचना रही है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। रस सिद्धांत किसकी रचना है? तो रस सिद्धांत जो है डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना है। और आलोचक की आस्था भी इम्पोर्टेंट है वही। समस्या और समाधान 1971 में। भारतीय साहित्य, भारतीय महाकाव्य आदि इनकी रचनाएं हैं। और भाषा रही है इनकी हिंदी, खड़ी बोली और अंग्रेजी, तीनों भाषाओं में इन्होंने रचना की है। आप फिर से इनको रिवाइज याद कर सकते हो। विचार और विवेचन 1954। विचार और अनुभूति 1949। विचार और विश्लेषण 1955। अरस्तु का काव्य शास्त्र 1957। अनुसंधान और आलोचना 1961। रस सिद्धांत 1964 में। आलोचक की आस्था 1966 में। समस्या और समाधान 1971 में। अगर इनको क्रम वाइज भी लगाने को दे दिया जाए तो आप जो है सही आंसर लगा सकते हो। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या आज की क्लास का हमारा जो है अंतिम प्रश्न है, ये देख लेते हैं। एक सेकंड भाई, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 535। एक सेकंड भाई। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन रहे? आप सभी को पता है जैनेंद्र जी त्यागपत्र उपन्यास के लेखक माने गए हैं। जैनेंद्र के प्रमुख जो उपन्यास है उनको भी हम देख लेते हैं। तो सुनीता जैनेंद्र के प्रमुख उपन्यास त्यागपत्र में जो है 1937 इनका प्रकाशन वर्ष में प्रकाशित हुआ। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लघु उपन्यासों में मृणाल नामक भाग्यहीन युवती के जीवन पर आधारित यह एक मार्मिक, अत्यंत प्रभावशाली कथा
रही है इनकी। और मृणाल जो ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि मृणाल जो है किस उपन्यास का पात्र है, जैनेंद्र के किस उपन्यास का पात्र है। तो आपको ध्यान रखना है त्यागपत्र का ही पात्र है ये मृणाल। तो उसके बाद बात करें इनके अन्य जो उपन्यास रहे हैं जैनेंद्र जी के, वो है परख, सुनीता, परख 1929, सुनीता 1935, कल्याणी 1939, सुखदा 1953, विवर्त 1953, व्यतीत 1953 और जो है जैन वर्धन जो है 1956 की रचना है ये इनके। अन्य जैनेंद्र के ये उपन्यास है, उपन्यासिक कीर्ति है, ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि सन वाइज भी पूछ लिया जाता है। कई बार डायरेक्ट सन पूछ लिया जाता है कि जैनेंद्र के जो सुनीता का जो है प्रकाशन वर्ष कब रहा, सुनीता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब रहा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1935 में सुनीता का प्रकाशन वर्ष है, कल्याणी 1939, सुखदा 1953, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन जो है 1956 की रचना है। इस प्रकार से बार बार रिवाइज करते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। परीक्षा तक जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की बिल्कुल विद सॉल्यूशन के साथ, विद एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या सहित प्रश्नों की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे अपनी तैयारी को इसी तरह परीक्षा तक आगे बढ़ाते रहेंगे। और साथ साथ जो है अन्य प्रश्नों को भी हम करते हुए चलेंगे और कंटेंट को भी हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों को हम करते हुए चलेंगे, लेकिन बार बार रिवीजन करते हुए उनको चलेंगे ताकि आप परीक्षा तक जो है भूल ना पाओ। मेरा जो है उद्देश्य केवल इम्पोर्टेंट चीज़ या सिलेबस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाकर जो है कंप्लीट कर देना ही नहीं, आपको जो है बार बार रिवाइज कराते हुए याद भी करा देना है ताकि जो है परीक्षा में आप इतनी बार प्रश्नों को आप रिवीजन कर पाओ कि आप जो है आपको कन्फ्यूजन का कोई भी जो है वो नहीं मिलेगा, कि कन्फ्यूजन नहीं होएगी बिल्कुल भी। इतनी बार आप उन प्रश्नों को पढ़ चुके होंगे। तो वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।